अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। हाँ जी, ये सब्सिडरी टू एसोसिएट बैलेंस शीट आपने बना ली हुई, अगर पीपी सेम रहेगा जो पिछले दो सवालों में था। इन्वेस्टमेंट में क्या रह जाएगा? इन्वेस्टमेंट में रह जाएगा 70 प्लस 10। जो पेरेंट की लिक्विड में इन्वेस्टमेंट है, चूंकि हम उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं तो वो एलिमिनेट हो गई, और जो पेरेंट के गैस पे बाकी बचे हुए शेयर रह गए हैं, 900 शेयर्स रह गए हैं जो अपनी कॉस्ट 16 पे आ रहे होंगे, वो निकाल दें। वो क्यों निकालने? वो तो हैं अभी, क्योंकि हम उनको अलग से दिखा रहे हैं, अलग से, तो इसलिए वो निकाल देते हैं। 900 इंटू 16 14 400, ये बन जाएंगी सादी इन्वेस्टमेंट्स, और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अलहदा से वो ये आ जाएगा, और बाकी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वही रहेंगे, और अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स और एनसीआई ये सामने हो गया हुआ है। ये रिटेन अर्निंग की फिगर नहीं ठीक लग रही मुझे, 130 तो नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है, वो मैंने एक चीज ऐड करके देखी थी। ठीक है ठीक है, 130 ये ठीक है। तो बैलेंस शीट का टोटल बनता है 257875। चौथा सिनेरियो, एस से एस, यानी पहले भी एस था और बिल्कुल चुन्ना सा बेचा है, तो अभी भी एस ही है। हाँ, पहले 80% था, 70 पे रह गया, पहले 70 था, 65 पे रह गया। तो ये डिस्पोजल जरूर है, लेकिन सब्सिडरी अब भी कायम है, कंट्रोल अब भी कायम है। जब कंट्रोल अब भी कायम है तो कंसोलिडेशन ईयर एंड पे होगी, और एनसीआई भी बनेगी। गेन ऑन डिस्पोजल, जब डिस्पोजल ही नहीं है तो फिर गेन भी नहीं है। सब्सिडरी ही नहीं बिकी, थोड़े से शेयर्स बेचे हैं, पहले भी सब्सिडरी थी अब भी सब्सिडरी है, तो सब्सिडरी तो बिकी ही नहीं। तो जब सब्सिडरी ही नहीं बिकी तो गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है, लेकिन फिर भी पैसे तो आए गए हैं। ये बिल्कुल वही चीज है जो स्टेप एक्विजिशन में पड़ा था, कि पहले भी हमारे पास सब्सिडरी थी, हमने थोड़ा सा और खरीद लिया था, तो उसको क्या कहा था? वो ओनर्स के आपस का मसला है, स्टेप एक्विजिशन। हमने पहले भी सब्सिडी बना ली हुई थी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे, सेकंड इन्वेस्टमेंट पे थोड़े से और शेयर्स खरीद लिए थे, पहले भी हमारे पास एस था, बाद में भी एस था, तो उसको हमने कहा था कि ये ओनर्स के आपस की ट्रांजैक्शन है, और इसमें जो पैसों का लेन देन हुआ है उसका डिफरेंस एडजस्टमेंट इन इक्विटी था, जो मैंने कहा था कि अदर रिजर्व में भी डाल सकते हैं, रिटेन अर्निंग में भी डाल सकते हैं। मैं वैसे प्रेफर अदर रिजर्व कर रहा था, तो इसमें बिल्कुल वही सब होगा। यानी सब्सिडरी चूंकि कायम है तो प्रॉपरली सब वैसे ही कंसोलिडेशन होगी। हां, अदर रिजर्व्स और रिटेन अर्निंग्स दो टुकड़े हो जाएंगे, यानी जब सब्सिडरी पे 80% हक था तो वो अलग, और जब 80 से 70 रह गया तो वो अलग। पहले भी ऐसे ही किया था। स्टेप एक्विजिशन में भी सब्सिडरी के 2 कॉलम बनाए थे, अदर रिजर्व्स के 2 कॉलम बनाए थे, एनसीआई के 2 कॉलम। एनसीआई नए रेट पे निकला था, तो बिल्कुल सेम है जो स्टेप एक्विजिशन में था। फार्मूला उलट हो गया। वहां पर एडजस्टमेंट इन इक्विटी का फार्मूला क्या था? डिक्रीज इन एनसीआई माइनस कंसिडरेशन पेड। यहां क्या हो गया? कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस इंक्रीज इन एनसीआई, और तरीका बिल्कुल वही है, फॉर्मेट बिल्कुल वही है। तो चौथा सिनेरियो पढ़ लें, नोट्स में चौथा सिनेरियो पढ़ लें, सेम तरीका है, सेम फॉर्मेट है, बिल्कुल वही है जो स्टेप एक्विजिशन में पढ़ा था, बस वहां एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे थे, यहां पर एक स्टेप नीचे उतर रहे हैं। नोट्स में चौथा सिनेरियो पढ़ लें, एसओएफपी पढ़ा रहा हूं मैं।
हाँ जी, जाग रहे हैं। हाँ भाई, जाग रहे हो? सवाल का पार्ट डी। चले यार, आपके लिए दोबारा सवाल सॉल्व कर देता हूं। गुडविल नहीं कर रहा दोबारा, गुडविल वही रहेगी ना? तो ठीक है, गुडविल नहीं करता दोबारा। अदर रिजर्व्स ये भी वही रहेंगे वैसे। क्यों? क्योंकि इस साल में बेचने के बाद से कोई ओसीआई है ही नहीं, तो सब्सिडरी का नया कॉलम बनना ही नहीं है। अदर रिजर्व भी पहले वाले ही रहेंगे। अदर रिजर्व्स और गुडविल दोनों पहले सवाल वाले रहेंगे। रिटेन अर्निंग्स यहां है, बल्कि नहीं, अदर रिजर्व में वो एडजस्टमेंट इन इक्विटी आना है। करता हूं अदर रिजर्व्स। यहां पे क्या आएगा? 82,000। इधर 58,000। अच्छा, यहां पर डिस्पोजल डेट का एंड 30 और यहां ईयर एंड, और ये इधर, और यहां 10,000, और ये 8,000, और ये 0,000। जी, रिटेन अर्निंग्स में और एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। ये लिक्विड वाली चीजें तो वही रहेंगी। यहां क्या लिखा हुआ था? 11-25 शायद। यहां पर अब क्या होगा? वही पुरानी वाली चलाएंगे या 1 जनवरी पे फिर से फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करेंगे? पुरानी वाली चलाएंगे, क्योंकि सब्सिडरी पहले भी थी अब भी है, तो हम कुछ नया नहीं कर रहे, इसलिए वही पुरानी 4800 वाली एडजस्टमेंट चल। 4800 4000 क्या था? नहीं, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट क्या थी? 2000। वही 2000 वाली फिगर ही चलेगी, 1300 वाली फिगर नहीं आएगी अब। 1300 वाली फिगर तो तब थी क्योंकि एक एसोसिएट का नया रिलेशन क्रिएट हो रहा था, लेकिन अब ये वही पहले दिन वाला कंट्रोल आगे चलना है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट वही 2000 वाली आगे चलेगी। बस होगा क्या कि चूंकि 2 कॉलम्स में तोड़ा हुआ है, तो डिस्पोजल डेट तक की यहां और डिस्पोजल डेट के आगे की यहां, यानी 3000 3/8 नहीं था, और एक 2000 1.5/8 और दूसरा 2000 इंटू 0.5/8। पहले 1.5 साल और अगले 6 महीने, लेकिन होगा वही 2000 वाला। कितना? 375 125। गुडविल की इंपेयरमेंट जैसे पहले लिखी हुई थी, यहां थी 370 और यहां थी 310।
और बस बेशक एस पे ही आए हैं लेकिन फिर भी कुछ बेचा तो है, कुछ तो बेचा है ना, तो उसको बेचा है तो उस पर प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, तो वो रिवर्स कर देंगे। कितने शेयर्स बेचे? यानी 300। 16 के खरीदे थे और कितने के बेचे? तो 11 रुपए का प्रॉफिट कमाया। 300। क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग डिफरेंट कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि वो ओनर्स के दरमियान में बस आपस में कुछ लेन देन हुई है जी। ये बन जाएंगे, ये तो वही पहले वाला ही है 48505, ये भी पहले वाला ही है 27315 और ये 5875। ये तो वही पहले वाला ही आएगा। लिक्विड में कितना शेयर? 38804 और शेयर इन जो गैस है वो 2 टुकड़ों में, 27315 पे 70% और 5875 पे 60% है एस, लेकिन 2 टुकड़ों में। 19121 और दूसरा 3525। वन 4015 बैलेंस शीट में अदर रिजर्व में क्या आ रहा है? 14,000, 7,000, 5,000 लेस फ्री 4,500, 2,000। और यहां पर एक एडजस्टमेंट इन इक्विटी आएगी। तो अदर रिजर्व्स बाकी वही हैं, एक फिगर ये और आनी है बस, और आप चाहें तो वो रिटेन अर्निंग में भी लिख सकते हैं। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऊपर रखना है, अब प्लस माइनस का साइन फिर सही आएगा। कितने शेयर्स बेचे हमने?
300 कितने का एक बेचा है? 27 का। 8100 इसमें से माइनस इंक्रीज इन एनसीआई। इसका क्या तरीका था? एक्विजिशन पे वैल्यू क्या थी इसकी? 13,500। ये 30 थी, अब हम इसको 30 से 10 बढ़ा रहे हैं। ओल्ड इनटू इंक्रीज। हम्म 4500। अदर रिजर्व्स ओल्ड कॉलम वाले उठाने हैं। 3000 का कितना और इजाफा हो रहा है एनसीआई में? 10%। 10% ओल्ड वाले उठाने हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स 27,315 10%। $300 और 2732 चले। इस पूरे को इसमें से लेस करेंगे। नहीं यार, 7,000 प्लस तो ये बन रहा है। ये कितना बन रहा है? 7532 56 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो एड एडजस्टमेंट इन इक्विटी 568। उधर ही रखिएगा कैमरा। बनाए बैलेंस शीट। चले एनसीआई भी कर देता हूं। एनसीआई एनसीआई 2 हैं। एक 2 नहीं है, वर्किंग 4 एनसीआई वैल्यू एट एक्विजिशन। लिक्विड वाली तो वही है 11,200, लेकिन गैस वाले को हमने प्रोपोर्शनेट करके नए पे ले आना है, यानी 13,500 को 30 से 40 बना देना है। ये भूलेंगे आप, ये भूलेंगे। 18,000 अदर रिजर्व्स 2500 पे 20 और 3,000 पे 40। रिटेन्ड अर्निंग्स 48,505 पे 20 और दोनों को ऐड करके 27,315 प्लस 5,875 पे 40%।
करें, बैलेंस शीट बनाएं पूरी। क्या इंक्रीज हो रहा होता था जी? हाँ हाँ जी। उसके अगेंस्ट हम ये करते हैं कि एससी का प्रपोजल करते हैं उसी इन्वेस्टमेंट के रिस्क जी, इसमें इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है, उसके अगेंस्ट हम इस एससी को बढ़ा रहे हैं, एससी को बढ़ा रहे हैं। ये वो जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है ना, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट हुआ है, हम वो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट से हटा के एनसीए का क्रेडिट कर रहे हैं, और जो डिफरेंस है एक्चुअली वो एक क्रेडिट, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, तो हम इन्वेस्टमेंट जो क्रेडिट हुई थी उसकी जगह हम एनसीआई का क्रेडिट ले आए। जो कैश आया हुआ है, कैश डेबिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हुई है। अब हमने क्या किया कि अच्छा, डबल डेबिट क्रेडिट करके बताता हूं। बैलेंस शीट बनाइए, लेक्चर पॉज करते हैं, बैलेंस शीट बनाइए। नहीं, करने के बाद देखने होते हैं सोल्यूशन। रोजे में फ्रिज खुलता है तो फिर आपने सोल्यूशन का रोजा रखा है, आप सोल्यूशन मत देखें। हाँ जी, बैलेंस शीट बना ली। अगर टैली नहीं हुई तो शर्म आनी चाहिए। फिर मैं आपको फिगर्स बता देता हूं, अगर टैली नहीं हुई तो फिगर्स चेक कर लें। अब प्रॉपर तीनों कंसोलिडेट होनी है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो तीनों हालतें हैं मैटर की, ये तीनों कंसोलिडेट होनी है, तो पीपी बन जाएगा। अच्छा, अब जब तीनों कंसोलिडेट होनी है ना, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स भी दोनों आनी है, तो तीनों के पीपी ऐड हो जाएंगे, 75, 89, 70, ये दोनों फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स ऐड होंगी, और उनकी ये पूरी ये एक्स्ट्रा डेप्शन लेस होगी, तो पीपी का टोटल बन जाएगा 237375। जिसका टैली नहीं हुआ वो पीपी, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट में, अच्छा चूंकि है ना मैंने एक ही सवाल बनाया हुआ है ना, तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट गलत आ गई है। चूंकि सवाल मैंने एक ही बनाया हुआ है तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट गलत हो गई है। आपको फील नहीं होगी, लेकिन अगर गौर करें तो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट गलत कर दी मैंने। फाइनल बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है अब? 8200, तो टेक्निकली ये गलत हो गई है। कम से कम 15 तो आनी चाहिए थी। वो असल में मैंने एक ही सवाल को इस्तेमाल किया है ना, तो इस वजह से। अब देखें ना, 10,000 एक की इन्वेस्टमेंट है, 5,000 एक की है, तो 15 तो यही बनती है, तो इसका मतलब पेरेंट की नेगेटिव में चली गई, तो कोई बात नहीं। वो सवाल चूंकि मैंने एक यूज किया था तो उसमें कितनी को इन्वेस्टमेंट बढ़ा देता, तो इसलिए खैर है। आंसर आ रहा है 8200। वैसे टेक्निकली ये गलत हो गया क्योंकि ये तो पेरेंट की नेगेटिव में चली गई इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैंने चूंकि डेटा सेम यूज किया था इसलिए कोई बात नहीं, आप न्यूमेरिकली चेक कर लें। तो इन्वेस्टमेंट में आ रहा है 8200, कैसे? 70 + 10 + 5 माइनस ये 48 उड़ा दें, ये 33,600 उड़ा दें। नहीं, क्यों? 33,600 तो है ही नहीं बुक्स में। अब 300 तो हमने पहले ही बेच दिया हुआ है, 300 तो हमने बेच दिया हुआ है, 300 शेयर्स बेच दिए हमें, तो जितने बाकी रह गए वो उड़ाने। इक्कीस में से 300 हमने बेच दिए हुए, 1800 बाकी रह गए, वो उड़ाने। तो इन्वेस्टमेंट बचती है 8200। गुडविल दोनों को ऐड कर लेंगे, दोनों को, क्योंकि अब हमने इसको बुक्स में रखा है, तो दोनों की गुडविल ऐड हो जाएंगी, ये 6120 आ जाएगा। करंट एसेट्स तीनों के ऐड होंगे,
कैपिटल सिर्फ पेरेंट का, अदर रिजर्व्स, रिटेन अर्निंग, एनसीआई हो गई। एनसीआई ये दोनों निकलेंगे, इन दोनों को ऐड करना। एनसीआई बनती है 53877, कोई ₹1,000 का फर्क हो सकता है राउंडिंग ऑफ का। और करंट लायबिलिटीज तीनों की ऐड हो जाएंगी। ओके, डिस्पोजल बैलेंस शीट खत्म। बैलेंस शीट 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूं, आसान आसान से, सादे सादे से सवाल है, पुराने हैं। ये दोनों कराएं, या ईमान का कम से कम दर्जा ये है कि एक तो कराएं, तो फिर मैं कल एक तगड़ा सवाल क्लास में करा दूंगा और कल फिर एसओसीआई कराऊंगा। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कैश फ्लो। वो होमवर्क है, एक करना है आपने जून 2012 क्वेश्चन 1, इसमें आईकेप के सॉल्यूशन में एक बड़ी ऑब्वियस ही गलती है, पता नहीं वो क्यों इतनी ऑब्वियस गलती हो गई। वो आप लोग अगर देखना चाहें तो देख लीजिएगा, आपको खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि किस किस्म की गलती है। कंटिजेंट लायबिलिटी की गलती है। जून 2012 क्वेश्चन 1, एक ये होमवर्क है और दूसरा इससे भी पुराना है, दिसंबर 2009। दिसंबर 2009 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन तो ढूंढ ही लिया करें, क्वेश्चन 1 है बहरहाल। इसमें आईकेप के सॉल्यूशन में एक फर्क तो ये है जो एक्सेप्टेबल है कि ये जो एडजस्टमेंट इन इक्विटी है ये उन्होंने रिटेन अर्निंग में डाले हुए, खैर है। और दूसरी इसमें यूआरपी मशीन की गलत है, वो जो मैंने आपको शुरू में कॉन्सेप्ट बताया था यूआरपी पीपी के शुरू में आईकेप के सॉल्यूशन गलत हुआ करते थे, तो ये वो वाली गलती है। बाकी आसान सवाल है, तो ये दोनों आसान सवाल हैं। अगर आप ये कर आते हैं तो फिर मैं कल एक मुश्किल सवाल क्लास में कर लूंगा। ये 2 सवाल कर आइए। चुगलखोर क्या होता है? चुगलखोर, चुगली है, चुगलखोर। एक की बात दूसरे तक पहुंचाना है, ये तो गीबत या बोतान हो गया। चुगलखोर क्या है? चुगली क्या है? नहीं, मौजूदगी में भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। छोटे बच्चे तो मौजूदगी में ही करते हैं। हाँ जी, हाँ, चुगलखोरी होती है किसी दूसरे की हरकत एक्सपोज करना और उसका मकसद भी फसाद फैलाना। वरना एक होता है ना कि अगर एक इंसान है जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचा रहा है तो उसके शर से महफूज करने के लिए बाकियों को खबरदार करना, ये करना है, ये हमारा काम है। एक है कि एक बंदा जात की हद तक बुराइयां कर रहा है जो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, और हम उसके स्क्रीनशॉट्स जो है वो वायरल करना शुरू कर दें, ये गलत है, ये गलत बात है। हाँ, अगर किसी में कोई ऐसी बुराई है जो दूसरे को नुकसान पहुंचाती है, पहुंचा सकती है, उसके शर से आगाह करना है, ये चुगलखोरी नहीं है। लेकिन चुगलखोरी ये है कि हम किसी की बात एक्सपोज करें फसाद फैलाने के लिए, कि जरा उसको तंग होगा, डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, उसका नुकसान होगा, ये चुगलखोरी होती है। और ये आर्टिकल्स में भी होता है काम। सही बुखारी में रिवायत है, सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा, जन्नत में चुगलखोर नहीं जाएगा। अच्छा, ये जो जितनी ये हदीस सुना रहा हूं मैं, इन सब का कॉन्टेक्स्ट मेनली हमारा कैरेक्टर है, इखलाक। पहले मैं भी इस तरह की बातें सोचता था और अभी भी शायद मुझे उम्मीद है, गुमान है कि अल्लाह ने इसका जवाब क्लियर कर दिया है। कई ऐसे गुनाह हैं जिस पे स्ट्रेट अवे होता है जी इस पे तो जन्नत में जाना ही नहीं है, ये तो दोज़ख है, इस पे तो इतने, यानी एक नमाज छोड़ने का इतना अजाब है। ये जो डिफाइंड रिजल्ट्स है ना,
कि एक नमाज छोड़ने का इतना अजाब है, एक उस गुनाह का इतना अजाब है। जैसे मैंने पिछली क्लास में जिक्र किया था कि कब्र में एक शख्स को अजाब हो रहा था कि वो पेशाब के कतरों से अपने आप की हिफाजत नहीं करता था, छींटे, यानी इस गलादत का अजाब है कब्र में। ये जो डिफाइंड अजाब है ये तब है अगर उसका एंड पे जब अमाल नामा तोला गया और वो पास नहीं हुआ। देखें, जुल्म नहीं होना किसी के साथ, जुल्म किसी के साथ नहीं होना। क़यामत के दिन अमाल नामा तोला गया और उसका अमाल नामा दाएं हाथ में मिला, इसका मतलब उसके 50 नंबर आ गए, 51 कह लें चले, उसको नहीं है अजाब। यानी जिसके 51 आ गए हैं अब उसके 49 गुना भी तो है ना। अच्छा, और अमाल नामा जो है वो अमाल तोले जाने, गिने नहीं जाने, तोले जाने। अच्छा, जिसके दाएं हाथ में अमाल नामा दे दिया इसका मतलब वो पास है। अल्लाह ने कुरान पाक में उसकी खुशी बताई, उछलांगे लगाएगा, मैं पास हो गया, मैं कामयाब हो गया, वो पास है। उसके जो ऐसे गुनाह भी थे ना, अगर उनकी सजा नहीं मिलेगी फिर, क्योंकि वो पास है। हां, एक है जिसके बाएं हाथ में अमाल नामा दिया गया, वो रोए पिटेगा। अच्छा, अब चूंकि वो फेल हो गया है, उसने दोज़ख में जाना है, उसको अब ये कैलकुलेटेड सजाएं मिलेंगी, ये डिफाइंड सजाएं अब उसको मिलेंगी। एक तो ये बात है। दूसरी, ये जितनी भी सजाएं हैं ये सारी की सारी खत्म हो जाती हैं तौबा से। और तौबा की भी कंडीशंस हैं। देखें, आप अपने ऊपर अप्लाई करके देख लें। आपका कोई जूनियर या अगर आपके घर में बच्चे हैं तो किसी बच्चे पे अप्लाई करके देख लें। कोई बहुत बदतमीज हो और वो बाद में आके सॉरी करे, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ही रियली मीन्स इट या नहीं, हो जाएगा ना। ये तौबा होती है, यानी लफ्ज सॉरी नहीं है। तौबा वो है जो वाकई हम दिल से शर्मिंदा हो। एक बात, इसी को और एक्सप्लेन कर लें तो हमें शर्मिंदगी हो और पछतावा हो कि हमने क्या किया, अल्लाह के आगे हम शर्मिंदा हो, एक बात। लेकिन यहां पर फुल स्टॉप नहीं है, आगे क्या करना है, अल्लाह आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, यहां पर भी बात नहीं रुकी। आपके एक्शन से पता चले कि आगे नहीं करेंगे। जैसे अगर हम किसी गुनाह में इन्वॉल्व हैं और हमें बहुत पछतावा हो कि हमने बहुत बड़े गुनाह किए हैं और अब हम उस गुनाहों पे रुक के, यानी मैं ना अगर ये लैपटॉप पे कुछ ऐसा देख रहा हूं जो गुनाह है, अल्लाह तौबा, ये पिछले गुनाह माफ नहीं हुए, सब डिलीट, खत्म, अब तौबा है। तो जिस गुनाह पे शर्मिंदगी है, पछतावा हो, उस पे अल्लाह ताला से वादा हो और एक्शन भी हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक हदीस सुना के बात और खत्म करता हूं। बनी इसराइल के एक शख्स का वाकया है, उसने 99 कत्ल किए हुए थे और उसको बहुत पछतावा हुआ कि मैंने क्या किया है। वो किसी अपने मजहब के आलिम के पास गया तो उस आलिम ने कहा कि नहीं, तुम्हारी तो कोई बख्शिश नहीं है, तुम तो गए। अब वो और गुस्सा आ गया, उसने उस आलिम को भी मार दिया, 100 कत्ल हो गए उसके। वो और पछताया कि ये मैंने क्या किया। फिर उसको किसी ने मशवरा दिया कि फलानी जगह एक अल्लाह का नेक बंदा रहता है, उसके पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि वाकई कोई गुंजाइश है कि नहीं। वो उसके पास चला गया, उसने कहा कि अल्लाह बहुत रहीम है, तुम माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देंगे। उसको बहुत अच्छी लगी बात, उसने अल्लाह से सच्ची तौबा यकीनन की होगी। लेकिन यहां पर आधी बात हुई है। अगली बात, उस शख्स ने कहा कि लेकिन तुम जिस बस्ती में रहते हो वो गुनाहों वाली बस्ती है, वहां से निकलो, फलानी बस्ती में जाओ। यानी अगला एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। फलानी बस्ती में जाओ तो उसकी तौबा हुई और उसको अगला एक्शन प्लान मिल गया कि गंदा माहौल छोड़ो और फलानी बस्ती में जाओ, और वो भी निकला ही है और रास्ते में उसकी मौत आ गई। अब जब मौत आ गई तो जब कोई पहुंचता है ना और वो वीआईपी है तो उसको लेने वाले भी प्रोटोकॉल वाले होते हैं, और मुजरिम को जब कोर्ट से ले जाया जा रहा होता है तो उसको पुलिस वाले लेके जा रहे होते हैं। तो इसी तरह रूह को लेके जाने वाले फरिश्ते अलग तरह के होते हैं। जिसको प्रोटोकॉल से लेके जाना उसका फरिश्ता और है, और जिसको मारते हुए लेके जाना उसका फरिश्ता और है। दोनों फरिश्ते पहुंच गए और उन दोनों फरिश्तों में एक तकरार हो गई कि कौन लेके जाएगा उसको। तो बड़ा गुनहगार था, उसने कहा नहीं, तौबा कर ली थी। फिर एक तीसरा फरिश्ता आया और उनकी बहस का कंक्लूजन ये निकला कि इसका फासला नापते हैं, गुनाहों वाली बस्ती और नेकी वाली बस्ती, कि ये जो गिरा हुआ है किसके ज्यादा करीब है। और उसमें फिर उसकी मजीद वजाहत मैंने कुछ बयानों में सुनी कि अल्लाह ताला ने फासले बदल दिए। फासले तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया जमीन को, लेकिन जो पढ़ा है मैंने हदीस की किताब में वो ये कि जब फासला नापा गया
तो वो गुनाहों वाली बस्ती से दूर था, यानी राउंडिंग ऑफ कर दी अल्लाह ताला ने, और वो नेकी वाली बस्ती के करीब था, उसकी बख्शिश हो गई। इट डज नॉट मीन कि हम 100 कत्ल करें और बाद में तौबा कर लें, खैर है। हां, 100 कत्ल करके भी तौबा के बाद माफी हो जाएगी, लेकिन हम इस बेस पे गुनाह करते जाएं कि बाद में तौबा कर लेंगे, तौफीक हुई ना हुई, फिर क्या पता 100 कत्ल के बाद ही मर जाएं हम। तो इसलिए ये जितनी सजाएं होती है ना, जितनी वईदें हैं कि इसकी ये सजा है, इसकी ये सजा है, ये तब है जब या तो माफी ना मांगे या अल्टीमेटली हम आखिरत में फेल हो जाएं, फिर ये कैलकुलेटेड सजाएं, वरना तो फिर माफ हो जाना है सब। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी।